हेलो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती कविता। ये जो कविता है, इसके माध्यम से कवि भारतवासियों को यह संदेश देना चाहता है कि हमारा जो भारतवर्ष है वह कभी इतना गौरवशाली रहा है, जिसको हम सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे और जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, जिसको विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज हमारे उस भारतवर्ष की ऐसी स्थिति हो चुकी है, इसका इतना पतन हो चुका है कि जो हम भारतवासी हैं वह इसकी स्थिति को देखकर अत्यंत ही बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए हैं। लेकिन कवि साथ ही साथ इसके भविष्य खंड में यह कहता है कि जो आज इसकी स्थिति है, जो ये परिस्थितियाँ बन गई हैं, तो इसकी ये परिस्थितियाँ जो है हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। हम अपने प्रयासों से, हम अपने प्रयत्नों से इसको वैसा ही जो भारतवर्ष जो हमारा अतीत में रहा है, वैसा भारतवर्ष हम इसको बना सकते हैं। तो जो कविता भारत भारती है, गुप्त जी की जो ये कविता है, इसमें हमारे भारतवर्ष की उन्नति और अवनति पर जो है कवि ने विचार किया है और साथ ही हमारे भारतवासियों को कवि प्रेरित करता है कि ये जो विपरीत परिस्थितियां बन गई हैं, इन परिस्थितियों से जो है वो भारतवासी निराश न हो। अब विपरीत परिस्थितियां कौन सी हैं, विपरीत परिस्थितियों से कवि का क्या तात्पर्य है, तो अब इस चीज़ को समझो। भारत भारती कविता है, इसकी जो रचना है वो 1912 में हुई थी और 1912 में हमारा देश जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन था। उस समय पर समस्त भारतवासी क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी को पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। विभिन्न प्रकार के आंदोलन जो है वो चल रहे थे। तो भारतवासियों में एक तरह से निराशा का जो है वो माहौल बना हुआ था। तो गुप्त जी ने भारत भारती कविता की रचना की और इसके माध्यम से देशवासियों को हमारे अतीत की याद दिलाई कि भाई हमारा जो अतीत रहा है वह कितना गौरवशाली रहा है। हम हमेशा से ही किसी के अधीन नहीं रहे हैं, बल्कि हमारा जो देश है वह विश्व गुरु के रूप में जो है वो प्रसिद्ध रहा है। तो वह भारतवासियों को यह संदेश देना चाहता है कि जो हमारी निराशाजनक परिस्थितियां बन गई हैं, हमें उनको देखकर या हमारे भारतवर्ष की जो स्थिति आज बनी हुई है उसको देखकर हमें निराश नहीं होना है, बल्कि हमें इसके अच्छे समय के लिए संघर्ष करना है और भविष्य में हम अपने देश को वैसा ही बना सकते हैं जैसा कि हमने इसको अतीत में देखा था, या जो हम अपने पूर्वज हैं, जो उनकी कीर्ति है, जो उनका यश है, जो समस्त संसार में फैला हुआ था, हम इसको सेम टू सेम एज इट इज़ वैसा ही अपने प्रयत्नों से बना सकते हैं। तो जो भारत भारती कविता है, इसको कवि ने 3 खंडों में बांटा है, अतीत खंड, वर्तमान और भविष्य खंड। अतीत खंड के माध्यम से कवि हमारे भारतवर्ष के जो अतीत है, जो जितना गौरवशाली रहा है, उसके बारे में बताना चाहता है। वर्तमान खंड के माध्यम से कवि भारतवर्ष की जो वर्तमान स्थिति है कि हम अंग्रेज़ों के अधीन हैं और हम उससे जो है आज़ादी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहता है। और भविष्य खंड में जो है कि भाई जो समय है वह हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ये तो प्रकृति का नियम है कि समय हमेशा बदलता रहा है। मान लीजिए कि हम अतीत में जो हमारा अतीत था, हम उसमें कितने गौरवशाली रहे हैं, हम उस पर कितना गौरव कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हम क्या हो गए हैं, अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम भविष्य में भी इनके गुलाम ही बनते रहेंगे, गुलाम ही बने रहेंगे। हम अपने प्रयासों से, हम अपने संघर्षों से इनसे आज़ादी पा सकते हैं और अपने भारतवर्ष को भविष्य में उतना ही गौरवशाली बना सकते हैं जिस पर गर्व किया जा सकेगा। तो इसके माध्यम से, इस कविता के माध्यम से, भारत भारती कविता के माध्यम से जो कवि है वह भारतवासियों के हृदय में जो है वो
उत्साह पैदा करना चाहता है। वह उनसे निराशाजनक परिस्थितियों से उबरने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए जो है वो संदेश देना चाहता है कि तुम अपने इन परिस्थितियों से बाहर निकलो और अपने लिए, अपने देश के लिए जो है वो संघर्ष करो, क्योंकि समय जो है वो कभी एक जैसा नहीं रहता है। तो कवि जो है वो भारतवासियों को अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए, उनमें उत्साह भरने के लिए जो है वो इस कविता के माध्यम से जो है वो उनमें उत्साह भरता है। और इसीलिए जो है वो इसी कविता के माध्यम से जो है राष्ट्र कवि की जो है उनको उपाधि दी गई थी मैथिली शरण गुप्त जी को, वो इसी कविता के आधार पर उनको दी गई थी। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि पहला जो इनका ये पद्यांश है वो मंगलाचरण के रूप में है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, हो भद्र भाव उद्भावनी, वह भारती है भगवते, सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो हमारे भारतवर्ष का साहित्य है, सीतापते यानी कि सीता के पति श्री राम, गीतामते यानी कि गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण, भगवते यानी कि जो दुर्गा माता है वो। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है मानस भवन की मन रूपी मंदिर में आर्यजन यानी कि जो भारतवासी हैं, जो आर्यनगर के लोग हैं, जो भारतवासी हैं, जिसकी उतारे आरती, कि समस्त भारतवासी अपने मन रूपी मंदिर में जिसकी आरती उतारते हैं, जिसकी पूजा करते हैं। भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, कि हे भगवान समस्त भारतवर्ष में हमारी भारती यानी कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारा साहित्य है, जो हमारे संस्कार हैं, कि हे भगवान समस्त भारतवर्ष में, समस्त भारतवासियों के हृदय में वे संस्कार, वे भाव, वे अच्छे विचार जो हैं वो गूंजते रहें। हो भद्र भाव उद्भावनी, वह भारती है भगवते, सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। भद्र भाव उद्भावनी, भद्र यानी कि अच्छे, भाव यानी कि विचार, उद्भावनी यानी कि अच्छे भावों को व्यक्त करने वाली हमारी जो वाणी है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि हे श्री कृष्ण, हे श्री राम, अच्छे भावों को व्यक्त करने वाली जो वह वाणी है वह समस्त भारतवर्ष में हर एक भारतीय वासी के हृदय में जो है वो गूंजती रहे। हाँ लेखनी हरित पत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृक् कालिमा में डूबकर तैयार होकर सर्वथा, स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हो भाव जो। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निशी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। यहाँ पर इस पद्यांश में जो कवि है वह अपनी लेखनी को संबोधित कर रहा है कि भाई तुझे स्वतंत्र रूप से जो भी प्रस्ताव करने पड़े, अर्थात जिस भी विषय पर तुझे लिखना पड़े, तू उस विषय पर लिखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन तुझे भारतवासियों के जो सोए हुए भाव हैं, जो उनके हृदय में सोए हुए विचार हैं, जो उनके हृदय में निराशा ने घर कर लिया है, वो तुझे जगाने होंगे। जो निराशा के भाव आए हुए हैं उनको तुझे दूर करना होगा। यहाँ पर साथ ही साथ कवि यह भी बता देना चाहता है कि जो समय है वह हमेशा जो है परिवर्तनशील रहता है, वह कभी भी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि जो हमारे सुख और दुख हैं वह दिन और रात की भांति जो है वो घूमते रहते हैं। जैसे दिन और रात बदलते रहते हैं वैसे ही हमारे जीवन में जो है सुख, वैभव, दुख
इस तरह से हमारे जीवन में वो भी आते जाते रहते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी नहीं कि जब हम जैसे आज हम परतंत्र हैं तो भविष्य में भी हम ऐसे ही रहेंगे। हम अपने प्रयासों से, हम अपने संघर्षों से अपनी जो आज़ादी है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कवि है वह अपनी लेखनी को संबोधित कर रहा है, यानी कि अपनी कलम को संबोधित कर रहा है कि उसे हाँ लेखनी हरित पत्र पर, हृदय रूपी पत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृक् कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा। दृक् आँखें, कालिमा यानी कि काजल। यहाँ पर कवि अपनी लेखनी को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे लेखनी, कि हे कलम, तुझे भारतवर्ष के वर्तमान की जो यह दशा है, लिखनी तुझे है यह कथा, कि तुझे भारतवर्ष के वर्तमान समय की जो यह दुर्दशा है, यह हर भारतवासी के हृदय रूपी पत्र पर लिखनी होगी। आँखों के काजल में डूबकर तैयार होकर सर्वथा। तुझे यह कथा लिखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आँखों के काजल में डूबकर यानी कि जो निराशा ने घर कर लिया है, जो लोगों के हृदय में निराशा ने घर कर लिया है, उसको तुझे दूर करना होगा। स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाएं तेरी नोक से सोए हुए हों भाव जो। कि तुझे, कि हे मेरी लेखनी, तुझे लोगों के भाव को जगाने के लिए, लोगों के हृदय में विचारों को जगाने के लिए जिस भी विषय पर जो कुछ भी लिखना पड़े उसके लिए तू हमेशा स्वतंत्र है। जग जाएं तेरी नोक से सोए हुए हों भाव जो, कि तेरी नोक से तुझे ऐसे प्रस्ताव, ऐसे विषयों की रचना करनी होगी कि उन विषयों को सुनकर, उन प्रस्तावों को सुनकर जो भारतवासियों के हृदय में सोए हुए भाव हैं, जो उनके हृदय में निराशा ने घर कर लिया है, वह भाव जो है जागृत हो जाएं और उनके हृदय में उत्साह का जो है वो संचार हो जाए। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निशी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। अब कवि यहाँ पर समय के माध्यम से जो हमारे देशवासी हैं उनको बताना चाहता है कि जो आज तुम लोगों के हृदय में निराशा का भाव है वह किस तरह से दूर हो सकता है। वह कहता है कि हे भारतवासियों, तुम्हें इस बात का भी ज्ञान है कि जो समय है वह हमेशा परिवर्तनशील रहता है, वह कभी एक समान नहीं रहता। कि संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका समय हमेशा एक जैसा रहा हो। निशी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। कि जो विपदा यानी कि दुख, संपदा यानी कि वैभव, सुख, कि दुख और सुख हमेशा दिन और रात की भांति घूमते रहते हैं। यानी कि अगर आज हमें सुख है तो हो सकता है कल भविष्य में हम किसी कारण से दुखी हो सकते हैं, या अगर हम आज दुखी हैं, अगर आज हमें कष्ट मिल रहे हैं तो हम अपने प्रयत्नों से हो सकता है इन कष्टों को दूर कर पाएँ और हमें भविष्य में जो है वो सुख भोगने को मिले। तो इसी प्रकार से जो सुख और दुख हैं वह हमेशा एक जैसे नहीं रहते, समय हमेशा बदलता रहता है। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही। अनाथ यानी कि बेसहारा। कवि यहाँ पर बताना चाहता है कि जो आज व्यक्ति बेसहारा है, जिसको कोई सहारा देने वाला नहीं है, जो अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। कि हो सकता है वह कहीं, हो सकता है कल वही व्यक्ति नरनाथ यानी कि मनुष्यों का जो स्वामी है, यानी कि वह स्वामी हो जाए, दूसरों को सहारा देने वाला बन जाए। जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। कि जो आज व्यक्ति उत्सव मग्न है यानी कि उनके घर पर क्या है, उत्सवों में लीन है, प्रसन्नता पूर्वक जो क्या है वो उत्सव मनाने में, त्योहार मनाने में मग्न है, कल हो सकता है वही व्यक्ति जो है शोक में डूब जाए। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो आज उत्सव मग्न है, जो आज इतने, जो उनके हृदय इतने प्रसन्न हैं,
हो सकता है भविष्य में कल वही जो है वो दुख जो है उनको, दुख की मार जो है उनको झेलनी पड़े। तो जो समय है वह हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो आज हमारी दशा है, जो आज हम अंग्रेज़ों के अधीन हो गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम भविष्य में भी इनके अधीन रहेंगे। अगर हम अपने प्रयत्न, अगर हम अपने प्रयास, अपने संघर्ष जो है वो जारी रखें तो इनसे हमें मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि समय जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का सौपन में भी क्या हमें कुछ ध्यान था? क्या इस पतन ही को हमारा यह अतुल उत्थान था? उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा उन्नत अभी, अवनत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पदम हैं तम पंग में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। अब कवि यहाँ पर कहना चाहता है, कवि यहाँ पर भारतवासियों के हृदय में उत्साह उत्पन्न करने के लिए, उनके हृदय में जो है वो जागरूकता लाने के लिए यह कहना चाहता है कि जो उन्नति और अवनति का जो चक्र है वो चलता ही रहता है। जिसका आज विकास हो रहा है, हो सकता है उसका अतीत में पतन रहा हो, इसलिए तो आज वो विकसित हो रहा है। अब जैसे कि मान लो आज हम अंग्रेज़ों के अधीन हैं, तो हम अतीत में जो हमारा देश है वह कितना गौरवशाली रहा है, तो तभी तो आज हमारी ये स्थिति है। और आज जो हमारी ये स्थिति है तो भविष्य में हमारी यह स्थिति सुधर भी सकती है। तो कवि कहता है, चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। कवि यहाँ पर भारतवासियों को उनके अतीत के बारे में याद दिलाता हुआ कहता है, भारतवर्ष के जो सद्गुण हैं उनको याद दिलाता हुआ कहता है, भारतवर्ष की महिमा का वर्णन करता हुआ कहता है कि जो हमारे सद्गुणों की कीर्ति थी, जो हमारे अच्छे गुणों का यश था, कि वह भी हमारी एक और निधि के समान था, हमारे एक और धन के समान था। हमारे सद्गुणों की चर्चा भी कभी समस्त संसार में चारों ओर फैली हुई थी। हमारे अच्छे गुणों का जो यश था वह भी हमारे लिए एक और निधि, एक और संपदा, एक और धन के बराबर था। इस दुर्दशा का सौपन में भी क्या हमें कुछ ध्यान था? कवि भारतवासियों से प्रश्न करता है कि जरा सोचो, हमारे सद्गुणों की, हमारे अच्छे गुणों की, हमारे यश की, हमारी कीर्ति की, हमारे देश की कभी ऐसी दुर्दशा भी होगी? क्या हमने सपने में भी ऐसा सोचा था? अर्थात नहीं। क्या इस पतन ही को हमारा यह अतुल उत्थान था? कवि कहना चाहता है कि क्या जो आज ये हमारा पतन हुआ है, कि हम अंग्रेज़ों के अधीन हो गए हैं, क्या इस पतन को देखने के लिए ही यह हमारा अतुलनीय जो है उत्थान, विकास हुआ था? उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, अवनत, अवनत यानी कि पतन। कवि कहना चाहता है कि जिसका आज पतन हो रहा है वह तो कभी उन्नत यानी कि विकास की ओर अग्रसर रहा होगा, उसका भी कभी विकास रहा होगा, तभी तो आज वह पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। जो हो रहा उन्नत अभी, अवनत रहा होगा कभी, कि जो आज उन्नत हो रहा है, जो आज विकसित हो रहा है, वह भी तो कभी पतन की ओर रहा होगा, उसका भी तो पतन हुआ होगा, तभी तो वह आज विकास की ओर जा रहा है। और जो आज पतन की ओर जा रहा है उसका भी तो कभी विकास हुआ होगा। हंसते प्रथम जो पदम हैं तम पंख में फंसते वही, तम पंख यानी कि तम अंधकार, पंख यानी कि कीचड़, पदम यानी कि कमल। कवि कहता है कि जो कमल के फूल सबसे पहले हंसते हैं, अर्थात सबसे पहले खिलते हैं, वही सबसे पहले अंधकार रूपी कीचड़ में फंसते हैं, अर्थात वो मुरझा जाते हैं। मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। और जो कुमुद के फूल पहले मुरझाए रहते हैं
बाद में वही हंसते हैं, अर्थात विकसित होते हैं, खिलखिलाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कवि का यहाँ पर कि जो चीज़ आज विकसित है, जिस चीज़ का आज विकास हो रहा है, हो सकता है वह अतीत में कभी जो है वो उसका विकास ही न हुआ हो, और जो आज पतन की ओर अग्रसर हो रही है, हो सकता है वह कभी उसमें अतीत में जो है वो विकसित रही हो। तो कवि यहाँ पर विकास और जो है अवनति और विकास और पतन का जो है वो दोनों को मिलाकर ये बताना चाहता है कि जो हमारा देश जो है, जिसकी कीर्ति, जिसका यश समस्त संसार में फैला हुआ था, इसकी यह दुर्दशा होगी, इसका हमें सपने में भी भान नहीं था। लेकिन आज जिसकी यह दुर्दशा हुई है, तो हो सकता है भविष्य में वह विकसित हो जाए, उसका विकास होने लगे, वह विकास की ओर अग्रसर हो जाए। तो यहाँ पर कवि कहता है कि उत्थान और पतन, सुख व दुख जो है वो मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन परिस्थितियों से हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना जो संघर्ष है वह जारी रखना चाहिए।